नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सब भलीभांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक तवील अरसे के बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं और उसमें जीत कर सामने आई है और जम्मू कश्मीर की आवाम की काफी एक्सपेक्टेशंस खासकर इस बजट सत्र को लेकर है और किस प्रकार ये बजट सत्र रहेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की क्या प्रायोरिटीज आने वाले समय में रहेगी, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर श्री अजय सडोत्रा जी। सर, स्वागत है आपका। सडोत्रा साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, किस प्रकार और कितनी तैयारी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और सरकार इस बजट सत्र में सामने आएगी? जहाँ तक सरकार का तल्लुक है, उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछले एक महीने से, आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इस सिलसिले में उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या व्यापारी हैं, क्या ट्रांसपोर्टर हैं, क्या जो भी ये हैं, उन सबको इन्वॉल्व किया और इवन पहली दफ़ा हुआ कि यहाँ लेजिस्लेटर्स को भी इन्वॉल्व किया, हर जिले के लेजिस्लेटर्स को, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, बीजेपी के हैं, या दूसरी पार्टी कांग्रेस के हैं, या दूसरी पार्टियों के हैं। और उन्होंने उनकी राय लेने की कोशिश की और राय लेके वो चाहते हैं कि ऐसा बजट बने जिसमें प्रो पीपल बजट बने, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये लोगों की जमात है। आज हम गवर्नमेंट में हैं तो लोगों ने हमको गवर्नमेंट में लाया है, तो लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों की जो मुश्किलात है उनको कम करने के लिए बजट जो है पेश हो उस किस्म का। आपको पता है कि जहाँ तक हमें विरासत में जो मिला है डबल इंजन सरकार से, वो खजाना खाली मिला है और उस खजाने खाली के बावजूद भी उमर अब्दुल्ला साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये बजट जो है ये ऐसे ढंग से बनाया जाए कि लोगों की मुश्किलात कम हो, और जिसमें हमारी कोशिश है कि जो हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो है उसमें जो भी हमने प्रॉमिसेस किए हैं उनको भी सही मायने में बजट में ट्रांसलेट किया जाए, बजट में रखा जाए, ताकि उन बजट में इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो जो है वो लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाए। मतलब पेंशन की बात है आपके, इस पे भी बात हो रही है, अपने डेली वेजेस पे बात हो रही है, और ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बात होती है, ये बड़ी बातें होती है, मगर हर चीज़ जो है वो पैसे के बना पे है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ और ख़ासकर हमारे जो अपोजिशन के भाई हैं उनसे भी, कि अभी 3 महीने बड़ी मुश्किल से हुए। जो भी आता है वो कहता है जनाब 3 महीने में क्या हुआ, और जो आपके वो हैं अपने अपोजिशन वाले तो वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो सवाल ये है भाई, 5 साल का मैंडेट है, कोई 3 महीने का नहीं है। जब भी कोई बीजेपी का कोई आपको भी कहता होगा, उसको ये पूछिए कि 10 साल में आपने किया क्या। बड़े मजा आता अगर वो इलेक्शन जो अभी 24 में हुई असेंबली इलेक्शन, उसमें वो बड़े दावे से कहते हैं हमने इतनी नौकरियां दे दी, इतने हमने बेरोजगारी दूर कर दी, इतने हमने महंगाई दूर कर दी, इतना किसानों की बेहतरी कर दी, स्टूडेंट्स की बेहतरी कर दी। वो कोई ऐसी बात किसी ने नहीं कही। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कुछ नहीं किया। उन्होंने आखिर में यही लोगों को एक डरा धमका के गुमराह करके कि देश खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है। मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूँ कि हमारा देश बहुत महान देश है, हमारे देश को कोई खतरा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी मैं बात ये कहूँ कि हमारा धर्म जो है वो भी बड़ा महान धर्म है, उसको कोई खतरा नहीं हो सकता। ये देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। ये देश जो है, इस देश में सबने रहना है। आप अगर धर्म के नाम पे वोट लोगे और लोगों का करोगे कुछ नहीं, कितनी देर चलेगा? ठीक है, आपको तीसरी टर्म मिल गई पार्लियामेंट में, मगर नंबर घटता जा रहा है और एक एक वक्त आएगा कि लोगों को एहसास हो रहा है कि वो कहते हैं, डोगरी में एक कहावत भी है कि पेट नहीं पियां रोटियां तो सारी गल्लां खोटियां। खाने को बच्चों को कुछ नहीं। आज विवेक जी, आप बड़े सीनियर आदमी हैं, आप हैरान होंगे कि जम्मू में ये जो ड्रग एडिक्शन है वो इतनी बढ़ गई है कि
वो खासकर चिट्टा इतना मशहूर हो गया है, शायद किसी घर में जाओ आप, तो हर बच्चा, हर माँ, हर बहन उसको पता होगा कि चिट्टा भी कोई चीज़ है। और मैं आपको कहूँ कि खासकर ये मैंने इलेक्शन लड़ा था जमुनार से, जी। तो पिछले दिनों में कम से कम 10-12 मौतें वो चिट्टे की वजह से हुई होंगी। और नौजवान बच्चे सारा दिन, आपने देखा कि आपकी किसी चैनल की रिपोर्ट थी कि तवी के किनारे लोग जाते हैं बच्चे, बिल्कुल। तो वहाँ वो इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट करते हैं हॉटस्पॉट और बने हैं। वो स्पॉट जी। बने। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जहाँ बाकी बातें करते हैं इस पे भी जोर दीजिए, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट का एक मुझे बड़े अजीब सिस्टम लगता है कि जब मिलिटेंसी हुई तो धड़ाधड़ आर्म्स आने शुरू हो गए, तो फिर बाद में जो हमने पकड़ लिया, ये पकड़ा, वो पकड़ा, जो आने का सोर्स है उसको चेक क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर आपकी ड्रग एडिक्शन की बात है, हालांकि होम मिनिस्ट्री उमर अब्दुल्ला साहब के पास नहीं है, बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला साहब ने गवर्नमेंट से पहले एक कमेटी बनाई थी और अपना इस पे जो ड्रग्स एडिक्शन के उस पे कैसे चेक किया जाए उसके लिए एक विजनरी डॉक्यूमेंट बनाया था कि वो हम देखेंगे इससे क्या करेंगे। मगर अब बदकिस्मती है, ये गवर्नमेंट डबल इंजन सरकार की है, ये अपने यहाँ गवर्नर साहब की है और ये महकमा भी उनके पास है। और मैं गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आप सोर्स देखिए, एंट्री कहाँ से हो रही है, ताकि लोग बच सके। नहीं तो ये होगा, कल नौजवान आप बेरोजगार जो है वो इसी की तरफ जा रहा है, वी आर पुशिंग देम टुवर्ड्स वॉल, और कल का जो हिंदुस्तान है इससे कमजोर होगा। इससे हमारा मकसद है कि हमारा देश जो है वो ताकतवर हो। हम ये ड्रग एडिक्शन की तरफ बच्चों को धकेल के तो हमारा देश ताकतवर नहीं हो सकता। श्रोता साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और पावर के यहाँ पर दो सेंटर हैं। एलजी मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो उनकी पावर्स बिल्कुल डिफाइन है, लॉ एंड ऑर्डर होम उनके पास है। लेकिन क्या कारण है कि आपको लगता है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट केंद्र सरकार की तरफ से बिजनेस रूल का ड्राफ्ट उनके पास है लेकिन उसको अप्रूवल अभी नहीं देना, और यही कारण है कि ग्राउंड पर कुछ सार्थक अभी तक सरकार करने में अभी ड्राफ्ट नहीं है उनके पास, अभी कैबिनेट सब जी। कमेटी बनी है और कैबिनेट सब कमेटी जो है वो अपना ड्राफ्ट जो है एलजी साहब को भेजेगी और उसमें क्लियर हो जाएगा। और आप कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो ही पहली कैबिनेट मीटिंग जी। की थी तो अपनी कैबिनेट मीटिंग में स्टेटहुड की बात की थी, बिल्कुल। उन्होंने अपना सारा जो था वो स्टेटहुड के लिए वो भेजा दिया लोगों को, कहा पे आप लोगों के जज्बात हैं इनके साथ साथ हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके जो रेजोल्यूशन था वो दिया। मगर बदकिस्मती है कि बीजेपी ने शायद उसमें एक प्रेस्टेज बना लिया है, जहाँ अपनी रिजिडिटी की वजह से वो स्टेट नहीं दे रहे हैं। इससे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है और सरकार को कई मसलों में काम करने में मुश्किलात आ रही है। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर बड़ी सेंसिटिव रीजन है देश का, यहाँ डुअल कंट्रोल नहीं चल सकता। बिल्कुल। और डुअल कंट्रोल चलेगा तो मिलिटेंसी रिवाइव हो सकती है, डुअल कंट्रोल चलेगा तो यहाँ ड्रग एडिक्शन बढ़ेगी, डुअल कंट्रोल चलेगा तो यहाँ काम नहीं होंगे, रस्साकशी होगी, कशमकश होगी। उमर अब्दुल्ला साहब को हम दाद देते हैं कि फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत हो सके उसको किया जाए। ऐसे में पीडीपी, एआईपी की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की तरफ से अल्कोहल बैन को लेकर प्राइवेट अमेंडमेंट बिल आया है और लगातार मैडम महबूब मुफ्ती इस पर वोकल होती नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र में, बजट सत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिरने का प्रयास करेंगे। लेकिन कथनी और करनी में एक बड़ा अंतर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ तक शराब का तल्लक है, शराब के तो घर घर ठेके बना दिए इस डबल इंजन सरकार ने, अपने आपके एलजी साहब ने अपने दौर में। और उस वक्त तो वो लोग बोले नहीं, अब कहते हैं जी अब बंद करो। मेरे हिसाब से आज के दिन सबसे अच्छा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले हमें, मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, जैसे मैंने आगे भी जी। कहा
कि ये जो ड्रग्स आ रही हैं, लोग ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, ये जो ड्रग्स आ रही हैं, नशीली चीजें जो आ रही हैं, सोर्स जो है वो जहाँ से आ रहा है उसको चेक करिए। हालांकि इसके लिए बड़े सख्त कानून है, मगर फिर भी आप देखिए कितनी मूवमेंट है, कितने वो जोर जोर से आ रहा है, और कितने बच्चे मर रहे हैं, नौजवान बच्चे मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। कश्मीर में तो हमारी बच्चियां, बहनें भी एडिक्शन हो गई, ड्रग एडिक्ट हो गई है। तो लिहाजा शराब बंद हो, इसके हम खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं, मगर कुछ तजर्बा सीखना चाहिए। जो बाहर की जो रियासतों ने जिन्होंने बैन किया, उस बैन से शराब जो है, नजायज शराब की एंट्री बढ़ गई, उस शराब से नशीली शराबें आने लगी। और हाँ, अगर सरकार ये डुअल कंट्रोल नहीं जी। होता, पुलिस भी हमारे पास होती, तो फिर शायद शराब की जो हम वो कर रहे हैं शायद वो चल जाती। मगर इसमें वो मुझे लगता नहीं कि ये कामयाब हो सके, क्योंकि कानून हम बढ़ाएंगे, इन्फोर्समेंट एलजी साहब करेंगे, जी। तो ये कश्मकश में होगा नहीं। मगर हम बेसिकली शराब के खिलाफ हैं। एक तस्वीर और भी लोग परसीव कर रहे हैं कि कहीं न कहीं समय के साथ-साथ जिस तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ दिन दिल्ली में रहे, ये भी कहा जा रहा था कि शीर्ष भाजपा नेताओं से मुलाकात हुई। अ, उमर साहब जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। कल प्रधानमंत्री की तरफ से उनको एक एम्बेसडर फाइट फॉर ओबेसिटी में शामिल किया गया, टॉप 10 पूरे भारतवर्ष में से। ये कहा जा रहा है कि नज़दीकियाँ लगभग बढ़ती जा रही हैं केंद्र के साथ जम्मू कश्मीर में अगर बात करें उमर सरकार की। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने भी कहा था, और फारूक साहब का भी रहा, और उमर साहब भी। नेशनल काउंसिल ने हमेशा चाहा है कि वर्किंग रिलेशन जो है हमारे, वो अच्छे होने चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। हम दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हॉस्टैलिटी के साथ नहीं रह सकते, कि हम उनके साथ बात ही नहीं करें, वो नहीं रह सकते, क्योंकि हम रिसीविंग एंड पे हैं। हमने वहाँ से फंड्स लेने हैं, तरक्की की बात करनी है, डेवलपमेंट की बात करनी है। तो उस सिलसिले में हमने हमेशा, फ्रॉम राइट फ्रॉम शेर कश्मीर टू आज उमर अब्दुल्ला साहब तक, फारूक अब्दुल्ला साहब तक, हमारे वर्किंग रिलेशन अच्छे रहे। हम इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि वर्किंग रिलेशन अच्छे। अगर कोई इस बात को समझे कि बड़ी करीबियाँ हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता, उनकी आइडियोलॉजी और है, हमारी आइडियोलॉजी और है, तो करीबी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस किस्म की जो आप कहते हैं कि लोग बातें कर रहे हैं, तो लोगों का काम है कुछ कहना, क्योंकि अब हम गवर्नमेंट में हैं, तो गवर्नमेंट के खिलाफ और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अपोजिशन कुछ कहे, अपनी उनकी दुकान उसी से चलती है। आने वाले बजट सत्र को लेकर किस प्रकार की इंस्ट्रक्शन जो पार्टी के एमएलएज है और जो पार्टी की नीतियां हैं अभी तक इन 100 दिनों में कहीं ना कहीं लोगों से उनकी एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन को एड्रेस करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है, किन लोग मुद्दों को उठाया जाएगी? लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, जी। और हमेशा आप एक बात देखेंगे, यहाँ 10 साल डबल इंजन सरकार रही, लोगों की एक्सपेक्टेशन कहीं थी नहीं। जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई है, लोगों से सरकार इतनी दूर थी कि शायद वो दूरी पूरी करनी बड़ी मुश्किल थी। और ये ऐसे अपना वक्त काटने के लिए कहते थे बैक टू विलेज, बैक टू विलेज, तो वो अगर आप देखें, दैट वाज टोटल फेलियर। मगर ये है कि कोई ना कोई ये शोशेबाजी से गुजारा करते थे। मगर अब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, आपको पता है वो तजर्बेकार आदमी है। उमर अब्दुल्ला साहब 6 साल आगे चीफ मिनिस्टर रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, 3 दफा एमपी रहे, और उनके पीछे पार्टी पूरी खड़ी है। और उनके पीछे जो प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो बहुत बड़ी ताकत है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने 5 दफा हलफ लिया है जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर का, और पार्लियामेंट मेंबर रहे। पार्लियामेंट मेंबर भी जब बने, तो वो पार्लियामेंट मेंबर पहली दफा जब बने तो अनअपोज्ड 80 में, मतलब बड़ी बात है। तो इसलिए जो लोगों के मसले मसाइल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल कोई नहीं जान सकता। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद जब हम आपसे मिलेंगे, जब उमर अब्दुल्ला साहब आप लोगों से मिलेंगे, तो वो बताएंगे कि मैंने अपने मैनिफेस्टो की ये डिमांड्स थी, ये हमने पूरी की। कांग्रेस की अगर बात करें तो किस प्रकार, क्योंकि एक प्री पोल अलायंस जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था, किस प्रकार इस सरकार में ऑन बोर्ड लेकर या फिर सरकार की जो नीतियां हैं
उन नीतियों को लेकर कांग्रेस को भी ऑन बोर्ड लेने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, हम अ, जो नेशनल सतह पर जी। इंडिया अलायंस है, हम उसके हिस्सा हैं और हमारा पीपल अलायंस था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और उमर अब्दुल्ला साहब कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने वो अलायंस किया है तो उसको आगे चलाया जाए और उसमें कोई ऐसी बात नज़र तो आती नहीं कि जिसमें आप समझेंगे हमारे अलायंस में कोई कमी है, तो वो उमर अब्दुल्ला साहब उसको चला रहे हैं। 27 तारीख को ऑनरेबल स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब ने ऑल पार्टीज मीटिंग का भी इनेकाद किया है और अब उनका प्रयास यही है कि जो बजट सेशन है पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से रहे, क्योंकि लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस इस बजट सत्र से है। श्रीनगर में जो एक शॉर्ट बजट जो एक सत्र था वो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ गया था। क्या आप भी आशा करते हैं कि जो बजट सत्र है कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो और लोगों के मसले मसाइल इसमें एड्रेस करने का प्रयास हो? हम ये कहते हैं कि जो मैं भी एमएलए रहा हूँ, जी। लेजिस्लेटर रहा हूँ, जी। 18 साल लेजिस्लेटर रहा बिल्कुल। हूँ, तो जो ये होता है अपना असेंबली का सेशन जो जी। होता है, तो ये खट्टा मीठा हो जाता है। अच्छे काम भी होते जी। हैं, कश्मकश भी होती है, मगर यहाँ कश्मकश होती है कि असेंबली के अंदर कुछ भी हो सकता है, बात हो सकती है, मगर बाद में सब लोग इकट्ठे बैठ के डिस्कस करते हैं, सब करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये राठौर साहब बड़े एक्सपीरियंस्ड, मैं कहूँगा पार्लियामेंटेरियन है, क्योंकि वो काफ़ी देर एमएलए रहे, पहले भी स्पीकर रहे और काफ़ी अर्सा मिनिस्टर रहे, तजर्बेकार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि राठौर साहब की क़यादत में एक अच्छे ढंग से ये जो है असेंबली का सत्र होगा और जो हमारे एमएलए साहबान हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि असेंबली में लोगों के मसले मसाइल उठाए जाएं और अपोजिशन को भी यही सोचना चाहिए कि हम लोगों के मसले मसाइल उठाएं, बजाय इसके कि हम वहाँ शोर डालें जिसका बेमायना शोर हो। जी। उससे लोग भी इरिटेट होते हैं, खुश नहीं होते। शायद कुछ लोग समझते हैं कि अगर मुझे उठा के फेंके तो लोग समझेंगे कि मेरे लिए कोई सिम्पथी होगी। लोग समझते हैं कि अगर हमने आपको एमएलए बनाया, आप हमारी बात करो। उस वक्त जो हुआ था, उस वक्त कोई इतना जोश दिखाने की बात नहीं थी। पहले जब ऐसे कैबिनेट में स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन आया, उसके बाद असेंबली में जो हमारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, जी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे, वो जो है वो हम कहते हैं आपने हमसे छीन लिए, उनको रिस्टोर करो। और उसमें हमारी जमीनों का मसला है, हमारे बच्चों के रोजगार का मसला है, बच्चों के वजीफों का मसला है। अगर ये बात बुरी है, जहाँ तो वो बीजेपी खुलेआम कहे भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को हमने रोजगार नहीं देना, हमने सिर्फ हिंदू खतरे में है और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके और देश खतरे का हाइपर करके हमने वो करना है, जहाँ तो ये कहें। तो अगर वो चाहते हैं कि जम्मू के लोगों को रोजगार मिले, जम्मू के लोगों ने उनको बड़ा मैंडेट दिया, मैंडेट देने के बावजूद भी लोग आज भी बात करते हैं कि पिछली दफा मैंडेट दिया तो इन्होंने हमें बिट्रे किया। मैंडेट देने के बावजूद भी, और आज भी वो यही इसी सोच में है कि हमसे गलती हुई। अब उस वक्त उसमें जज्बात में देश खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, वोट दे दिया, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में दे दिया। मगर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार का तो फर्ज है कि अच्छे ढंग से सत्र चले, जी। मगर मैं अपने जो अपोजिशन के भाई हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि मेहरबानी करके, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप उनके मसले उठाएं। अगर सरकार आपका मसला, जो लोगों का मसला है, उस पर अगर नहीं जवाब देती, यानी जिसको कहे तसल्ली बख्श, तो फिर आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ अगर कहेंगे कि भाई हंगामे से ही सेशन चले तो उसका कोई फायदा नहीं। श्रोता साहब, बिल्कुल अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तवील एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर की राजनीति पे आपका रहा है, क्या स्टेटहुड की वापसी से जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं उनका समाधान निकल पाएगा? नेचुरली वो तो बड़ा जरूरी है, उससे तो होना जरूरी है, जी। क्योंकि मैं मिनिस्टर रहा हूँ 10 साल, मुझे पता है कि स्टेटहुड में किस ढंग से काम होते हैं और लोगों की मुश्किलात जो है हल की जाती है। तो यहाँ तो, अब मैं कहना नहीं चाहता आपके कैमरे पर, यहाँ तो बड़ी मुश्किल से सिस्टम चलता है और इस सिस्टम को चलाना, ये उमर अब्दुल्ला साहब की हिम्मत है कि इस सेंसिटिव रीजन में वो डुअल कंट्रोल में वो चला रहे हैं।
तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और पीछे फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती है, ये सरकार हमारी जो है ये 5 साल चलेगी और लोगों की मुश्किलात भी हल होंगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। और मैं दिल्ली सरकार से भी आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ, खुसूसन प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी से। मोदी साहब से, कि जनाब जो उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए रेजोल्यूशन दिया है, उसको ये मत समझिए कि ये स्टेटहुड आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं, आप स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खुसूसन जम्मू के लोगों ने भी आपको वोट दिया। तो अगर आप स्टेटहुड देने के लिए ढीलापन दिखाएंगे तो वो सिग्नल अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि लोग तवक्को रखते हैं, खासकर जम्मू के जो वोटर हैं जिन्होंने वोट दिए, कि स्टेटहुड आए और हमारे यहाँ से मसले हों, हमें हर मसले के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़े। आप आज अंदाजा लगाइए कि होम मिनिस्ट्री का ये सिस्टम है कि होम मिनिस्ट्री एलजी साहब के पास है, यहाँ रोज डाके पड़ रहे हैं, यहाँ रोज चोरी हो रही है, यहाँ रोज गोलियां चल रही हैं, रोज वो हो रही, इन चीजों से इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की और एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी दूरी बन जाती है, क्योंकि जब ये डबल इंजन सिस्टम है, डबल कंट्रोल है, तो अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अगर बीच में इन्वॉल्व किए जाएं हर इशू में, तो थोड़ा फीडबैक आता है, पुलिस को फीडबैक होता है, इससे फीडबैक की भी कमी है। तो शायद दिल्ली वाले अगर ये समझें कि हम स्टेटहुड दिए बिना जम्मू कश्मीर चले और हम यहाँ से रूल करें दिल्ली से, तो वो शायद उनकी मैं समझता हूँ कि सोच अच्छी नहीं उस सिलसिले में, लोगों के प्रो पीपल मसला नहीं है। अगर आप प्रो पीपल हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोगों की मुश्किलात हल हों, अगर आप समझते हैं कि यहाँ 7-8 साल के बाद डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको स्टेटहुड जो है वो किसी भी सूरत में देना चाहिए और जल्द से जल्द देना चाहिए, और फिर स्टेट गवर्नमेंट को आप हर मसले में जिम्मा ठहरा सकते हैं। अदरवाइज जब स्टेटहुड के बिना कोई बात करेंगे तो बात चलती नहीं, फिर बात कहीं ना कहीं अटक जाती है। सर, आप हमारे साथ संवाद के इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।